दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आज हम एक नई वीडियो में कुछ बातें करेंगे और उन बातों का मुख्य उद्देश्य होगा संयुक्त राष्ट्र संघ को समझना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपके एक देश की सरकार होती है, ऐसे पूरी दुनिया की एक सरकार आप समझ के चलिए। पूरी दुनिया की सरकार को आप यूएनओ कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। तो मैं टॉपिक में पॉइंट बाय पॉइंट आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे यूनाइटेड नेशन जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब आप इस बात को समझेंगे पहला कि इसके कुछ इसके परिचय की बात करेंगे, इंट्रो की बात करेंगे इसमें कुछ और इसका इंट्रो देने के बाद कुछ बात कर रहे होंगे इसके अंग की, जो इसके ऑर्गन्स हैं, उनकी बात करेंगे। तो जब आप इसका परिचय दे रहे होंगे ना दोस्तों, तो आप देखेंगे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद पूरी दुनिया पूंजीवाद को लेकर, साम्यवाद को लेकर दुनिया लड़ रही थी और उन्होंने कहा कि ऐसे तो पूरा विश्व तहस-नहस हो जाएगा। हज़ारों लाखों की तादाद में सैनिक मारे गए। इतने सारे जो वेपन में यूज़ किया गया पूंजी का, वो सारी वेस्ट हो गई। तो दुनिया दोबारा से ना लड़े, इसके लिए एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए ताकि शांति का माहौल बनाया जा सके। तो इसने कहा कि हम पीस के लिए वर्ल्ड पीस के लिए इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हमारा पर्पस होगा। तो अगर देखेंगे तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए एक इंस्टीट्यूट का गठन किया गया, जिसे हमने कहा कि ये इसका नाम होगा यूएनओ। और यूएनओ को जो तत्कालीन समय में जो नाम दिया गया, वो नाम दिया अमेरिका के राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने। फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट इनका नाम था। दरअसल सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो पूरी दुनिया थी, वो इंग्लैंड सेंट्रिक थी। इंग्लैंड कैपिटलिज़्म को बढ़ावा देने वाला एक देश था, जो लगातार बड़े-बड़े उपनिवेश बनाता था। अपनी औद्योगिक क्रांति करने के लिए उसे चाहिए था कच्चा माल। उस कच्चे माल को लाने के लिए वो उपनिवेश बनाता था, लोगों को गुलाम बनाता था देशों को और गुलाम बनाने के बाद कॉलोनी बना के वहाँ एक तरीके से साम्राज्यवाद का विस्तार कर रहा था। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसकी हार होने के बाद अमेरिका सेंट्रिक वर्ल्ड हो गया और अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा नामकरण किया गया, जिसका नाम रखा गया रूज़वेल्ट। ये जो गठन हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। गठन 24 अक्टूबर 1945 को हो गया और इसमें जो सदस्य देश हुए, 193 देश इसमें शामिल हुए। अगर पूछा जाए कि यूएनओ में कितने सदस्य देश हैं, तो 193 हैं। और 2011 में साउथ सूडान को 193वां देश बनाया गया। 193वां देश बनाया गया। मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि 2011 में सूडान जो देश था, वो साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान में टूट गया और जो साउथ सूडान का पार्ट था, वो फिर नया सदस्य बन गया यूएनओ का। वो 193वां सदस्य बना और ये जो 193वां सदस्य बना, इसे आपने नाम दिया कि साउथ सूडान है। यहां से आगे चले, ये जो सारे सदस्य हैं ये जो सारे सदस्य हैं 193 सदस्य हैं। 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई है। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने इसका नामकरण कर दिया है। यहाँ से आगे निकले तो इसका जो बजट तैयार करता है, इसका बजट इसी की एक संस्था है जिसका नाम महासभा है। वो बजट तैयार करती है कि कहाँ से पैसा आएगा यूएनओ में और उसमें सबसे ज़्यादा जो कोटा है, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है, वो यूएसए का है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है, वो यूएसए का है। इसके बाद आगे चलेंगे तो इसकी जो भाषाएं हैं, जो आधिकारिक भाषाएं हैं, जो फॉर्मल इसकी लैंग्वेजेस हैं, उसे आप याद करेंगे कि एक तो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज में काम होता है। फ्रेंच लैंग्वेज है, स्पेनिश है स्पेनिश है, अरेबिक है, अरेबियन कह सकते हैं और उसके बाद रशियन है और उसके बाद चाइनीज है। पूछा जाएगा कि कितनी भाषाओं में यूएनओ में काम होता है, तो आप बताएंगे कि 6 भाषाओं में यूएनओ में काम होता है। यहां तक आप कितने फैक्ट याद किए? आपने परिचय की बात कर रहे थे, तो आप परिचय में आपने एक फैक्ट याद किया नामकरण का, कि इसका जो नोमेनक्लेचर है वो किसके द्वारा हुआ, तो आपने कहा रूजवेल्ट के द्वारा हुआ। फिर आपने कहा कि इसकी स्थापना कब हुई, तो आपकी स्थापना बताई 24 अक्टूबर 1945 को हो गई। पर्पज इसका क्या है, लक्ष्य क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन के बनाने का, तो आपने कहा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इसका लक्ष्य है।
टोटल देश कितने हैं, टोटल मेंबर कितने हैं, तो आपने कहा 193 देश है। 193वां देश कौन से है, तो आपने कहा साउथ सूडान है। 193वां देश कौन है, साउथ सूडान है। उसके बाद आपने कहा कि इसमें कितनी भाषाओं में काम हो सकता है, तो 6 भाषाओं में काम हो सकता है। ये आपने बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा किसका, बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं आप यूएनओ का। इसके बाद आपने कहा, आप कह रहे हैं कि भैया इसके ऑर्गन बताइए, इसके अंग बताइए। ध्यान से समझते रहिएगा, ध्यान से समझते रहिएगा। पहला अंग जिसे कहते हैं महासभा, जनरल असेंबली कहा जाएगा या महासभा कहा जाएगा। दूसरा ऑर्गन जिसे आप कहेंगे सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल, इसे कहेंगे जनरल असेंबली, इसे जनरल असेंबली कह रहे हैं। इसे कह रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल परिषद। इससे आगे निकलेंगे तो एक परिषद होगी जिसका नाम होगा आर्थिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद नाम देंगे इसे शॉर्ट में इकोसोक कह सकते हैं। इकोसोक का मतलब है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यहां से 3 अंग हो गए, पहला महासभा हुआ, दूसरा सुरक्षा परिषद हुआ, तीसरा इकोसोक हुआ। चौथा, चौथा होगा इसका सचिवालय, सचिवालय ये इसका अंग है। पांचवा होगा न्यास परिषद, न्यास परिषद इसका अंग होगा, जिसे हम ट्रस्ट काउंसिल कहेंगे, इसे सेक्रेटेरिएट कहेंगे। और छठा जो अंग होगा, पांचवा और छठा जो अंग होगा उसे कहेंगे आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो हमने यहां से क्या बात समझी, हमने इसके अंग देखे, ध्यान से समझते रहिए, इसके अंग देखे। इसके अंगों को आपने कहा एक महासभा है, पहला अंग कहा आपने महासभा है। ध्यान से समझिए, जब आप इसको जनरल असेंबली कह रहे हैं तो यह एक तरह की विधायिका है। विधायिका आप किसे कहते हैं, लेजिस्लेचर किसे कहते हैं, विधायिका का मतलब है कानून बनाने वाली संसद, कानून बनाने वाली संस्था को आप संसद कह सकते हैं। तो इसलिए लोगों ने कहा कि ये तो एक शॉर्ट संसद की तरह काम कर रही है, तो आप इसे कह देंगे यह एक लघु संसद है। इसको लोगों ने संज्ञा क्या दी, इसको लोगों ने नाम क्या दे दिया, लघु संसद का नाम दे दिया विधायिका को। फिर यहां से आगे चले, यहां से आगे दिए तो इसके सदस्य हो गए 193। तीसरी बात, यहां पर कोई भी जो काम होगा, कोई भी जो इसके सचिवालय को लेकर, यूएनओ को लेकर जो काम हो रहा होगा, वो काम हो रहा होगा 2/3 बहुमत से। कुल के 2/3 बहुमत के आधार पर महासभा कोई भी प्रस्ताव पास कर सकती है। प्रत्येक देश इस महासभा में 5 सदस्यों को भेज सकता है। मान लेते हैं कि भारत है, भारत के 5 सदस्य जाएंगे, लेकिन जब वोटिंग हो रही होगी उन 5 सदस्यों में से 5 अगर वोट करते हैं तो वोट 1 को माना जाएगा। प्रत्येक देश इसमें अपने पास सदस्य भेज सकता है। 1 साल का कार्यकाल होता है, प्रत्येक साल 1 साल चलती है महासभा, और प्रत्येक साल इसका नवनिर्वाचन होता रहता है। तो हमने सभा, महासभा क्या होती है, तो आपने कहा इसको लघु संसद कहते हैं। 193 देश होते हैं, 2/3 बहुमत से इसमें काम होते हैं। प्रत्येक देश इसमें भाग लेगा और उसके 5 सदस्य भाग ले रहे होंगे, और प्रत्येक जो संसद होगी, ये इसका जो कार्यकाल होगा वो 1 साल का होगा। यहां से आगे बढ़े, आगे बढ़े तो आपने इसका दूसरा अंग लिया, और दूसरे अंग को कहा आपने सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल कह रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल कह रहे हैं। दरअसल जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक तरीके की एग्जीक्यूटिव है, एक तरीके की कार्यपालिका है। आपने समझा कि महासभा जिसे आप कह रहे हैं विधायिका, वैसे हम कह रहे हैं कि कार्यपालिका काम करने का जो पावर दी गई है, शक्ति दी गई है, वो दी गई है सुरक्षा परिषद को। इसलिए लोगों ने इसका नाम दे दिया कि ये दुनिया का पुलिसमैन है, दुनिया का पुलिसमैन है, इसका काम सुरक्षा करना है, दुनिया का पुलिसमैन है। ठीक है जी। दूसरी बात, सुरक्षा परिषद का गठन कौन करेगी, सुरक्षा परिषद का गठन महासभा करती है अपने 2/3 बहुमत के आधार पर। सुरक्षा परिषद में सदस्य कितने होंगे, तो सदस्य, टोटल सदस्य होंगे इसमें 15। इन 15 में से 5 होंगे परमानेंट मेंबर, इन 15 में से 10 होंगे नॉन परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर। जब आप परमानेंट मेंबर की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, परमानेंट मेंबर की बात करेंगे तो 5 देश हैं, जिसमें ABCFR से आप याद करेंगे। याद करने का तरीका है, ए का मतलब है अमेरिका, अमेरिका, बी का मतलब है ब्रिटेन, सी का मतलब है चाइना, और एफ का मतलब है फ्रांस, और आर का मतलब है रशिया, आर का मतलब है रशिया।
5 ऐसे देश हैं जिनको परमानेंट का दर्जा दिया गया है, स्थायी सदस्य हैं। स्थायी दर्जा देने से लाभ क्या मिलता है? स्थायी दर्जा देने से लाभ मिलता है, वीटो पावर मिल जाती है। वीटो पावर का मतलब क्या है? मना करने का अधिकार, निषेधाधिकार। निषेधाधिकार का मतलब क्या है? अगर किसी भी मुद्दे पर 15 देश, 15 में से 14 देश एक तरफ हो गए हैं और इन 5 में से कोई एक देश चाहता है कि मैं इस पर अपनी अनुमति नहीं दूंगा, तो वह मना कर देगा और वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा। वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा, इसी बात को कहेंगे कि उसको वीटो का अधिकार है। उसको वीटो का अधिकार है। ये जो 10 देश है ना दोस्तों, ये जो यहां से आगे निकले, यहां से आगे निकले, ध्यान से समझिए। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल को पढ़ रहे हैं। आपने कहा कि इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। दूसरा आपने कहा महासभा इसका गठन करती है। तीसरा आपने कहा इसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। और फिर आपने कहा कि 2 साल के लिए जो परमानेंट नॉन परमानेंट होंगे, इनका जो कार्यकाल होगा 2 साल का कार्यकाल होगा इनका। क्या भारत क्या भारत कभी नॉन परमानेंट हुआ है? हाँ जी, भारत 8 बार नॉन परमानेंट हो गया है। भारत 8 बार परमानेंट नॉन परमानेंट हुआ है। और 2021 से 2022 का जो काल था, 2021 और 2022 का जो 2 साल का काल था, तब भारत रहा है इसका नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, ये बात हो गई। इनके पास वीटो की पावर कितने देशों के पास है? तो वीटो की पावर मिल जाती है आपके 5 देशों को। सबसे ज्यादा बार वीटो किसने यूज किया है? यूएसएसआर ने सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया है वीटो का यूएसएसआर ने। तीसरा सवाल, तीसरा अंग जो ले रहे हैं उसे आप इकोसोक कह रहे हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसे ही सामाजिक आर्थिक परिषद कहते हैं। सामाजिक आर्थिक परिषद जो है, इसमें 54 मेंबर है, फिलहाल 54 मेंबर है। देशों का जो कार्यकाल होगा, जो 54 सदस्य देश हैं, 54 सदस्य देश हैं, इनका जो कार्यकाल होगा, ध्यान से समझेंगे, इसका जो कार्यकाल होगा वो कार्यकाल होगा इसका 3 वर्ष का। कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इसके बाद आप आगे आएंगे तो प्रति वर्ष 1/3 मेंबर, 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं, पदमुक्त हो जाते हैं। और इसका काम क्या करना है? पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विषमता हो रही है, उसको समाधान करना, उसको संरक्षण करना इसका काम है। आपने सुना होगा यूनेस्को के माध्यम से, यूनिसेफ के माध्यम से ये अपना काम करता है। यहां से आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो चौथा अंग आता है सचिवालय। सचिवालय, सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट का मतलब क्या है? सेक्रेटरीट का मतलब है कि जो भी यूएनओ के डेली के काम हो रहे होंगे, वो सारे का काम करने की जिम्मेदारी होती है सेक्रेटरीट पर। और इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका जो हेड होता है, उसे हम कहते हैं, इसको महासचिव कहा जाता है। ये जो महासचिव है ना दोस्तों, महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं। एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में महासचिव हैं, गुटेरेस। और ये 9वें हैं, अभी तक 9वें बन चुके हैं। लेकिन पहले अगर बात करेंगे तो पहले त्रिगवेली नाम के एक व्यक्ति हुए हैं जो पहले महासचिव बने हैं। और ये जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये 2017 से लेकर 2026 तक अपने पद पर रहेंगे, 2026 तक। सचिवालय की हम बात कर रहे हैं, अध्यक्ष बैठते हैं, उसको महासचिव कहते हैं। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये जो 5 वर्ष कार्यकाल होता है, यह इनमें से 9 मेंबर अभी तक बैठ चुके हैं। और 9 मेंबर में से एक मेंबर जो पहले हैं उसका नाम त्रिगवेली है, और जो 9th मेंबर है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। 2026 तक अपने पद पर बैठे रहेंगे। इससे आगे बढ़ेंगे तो पांचवा अंग मिलेगा, जिसे आप न्यास परिषद कहेंगे, ट्रस्टी काउंसिल कहेंगे, ट्रस्टीशिप काउंसिल कहेंगे, या ट्रस्ट काउंसिल कहिए। ट्रस्ट काउंसिल का मतलब है कि दुनिया में 4 देश ऐसे बनाए गए, 4 देश ऐसे बनाए गए, 4 ऐसे विकसित देश हैं। इन विकसित देशों को विकासशील देशों का के क्षेत्र में विकास करने की जिम्मेदारी दी गई। और इन 4 देशों को आप याद करेंगे बाना से। बाना का मतलब है, एक का नाम है ब्रिटेन, ब्रिटेन, ए का मतलब अमेरिका, ये 2 देश तो आप याद कर ही लेंगे। तीसरे का नाम है नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, माफ कीजिएगा, न्यूजीलैंड। और ए का नाम है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ये 4 वो देश हैं जिन्हें, जो विकसित देश हैं। और इन विकसित देशों को गरीब देशों में, दुनिया के गरीब देशों में गरीबी को हटाने, बेरोजगारी को हटाने की जिम्मेदारी दी गई। ये 4 देश इस ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है इसके भीतर आते हैं। इनका मानना है कि दुनिया का जब विवाद होता है, दुनिया में जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष के पीछे का एक मूल कारण जो होता है वो गरीबी, बेरोजगारी होता है। और यदि गरीबी और बेरोजगारी को मिटा दिया जाए तो दुनिया शांति की तरफ आ जाएगी। इसलिए इनमें ये 4 मेंबर शामिल हैं। बाना किसे आप याद रखेंगे, ब्रिटेन है, अमेरिका है, न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। चलते हैं अपने लास्ट मेंबर, जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे आप अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों,
पीछे जितने भी आपने 5 अंग पढ़े हैं, उन 5 के 5 का जो हेडक्वार्टर है, वो न्यूयॉर्क में है। वो न्यूयॉर्क में। लेकिन ये छठा एकमात्र ऐसा ऑर्गन है दोस्तों, जिसका जिसका जो अ, हेडक्वार्टर है, वो नीदरलैंड के हेग में है। नीदरलैंड के हेग में है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात, इसमें 15 जज बैठते हैं। 15 जज बैठते हैं और एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ध्यान से समझेंगे। टोटल 15 जज बैठते हैं, एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। जब किसी भी मुद्दे पर अगर कोई निर्णय लेना होगा, तो 15 में से 9 जजों की अनुमति मिलना आवश्यक है। 9 जजों की अनुमति मिलना आवश्यक है। क्या भारत के भी कोई इसमें जज हैं? तो हाँ कहेंगे, भारत के दलबीर भंडारी अभी आईसीजे में 15 में से एक सदस्य हैं। ध्यान देने की बात क्या है, किसी भी एक देश से 2 जज नियुक्त नहीं किए जा सकते। किसी भी एक देश से 2 जजों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। अगर इस बात को कंक्लूड करें हम सारी बातों को, तो आप कहेंगे, आप पढ़ रहे थे यूएनओ, और यूएनओ में आपने पढ़ा कि इसका इंट्रो क्या है, और इंट्रो को पढ़ने के बाद आपने इसके ऑर्गन पढ़े, और ऑर्गन में आपने कहा कि इसके 6 ऑर्गन हैं। इंट्रो में आपने इसका स्थापना का वर्ष देखा, नामकरण देखा, टोटल सदस्य देश देखे, 193 देखे। और जब आप 6 सदस्यों की आप बात करने गए, तो आपने कहा कि भैया एक इसमें महासभा है, जो दुनिया की विधायी सभा कहा जाता है, जिसे लघु संसद कहा जाता है। उसके बाद आपने कहा कि एक विधानसभा के बाद एक इसमें सुरक्षा परिषद है, एक इकोसोक है, इकोसोक के बाद एक न्याय परिषद है, एक सचिवालय है, और एक आईसीजे है। उन सब की छोटी छोटी बातें आपने समझी। एक बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा यूएनओ समझ में आ जाएगा। और अगर हम इसको कंक्लूजन के तौर पे एक बात समझें कि यूएनओ की स्थापना क्यों की जा रही है, उसका स्थापना का एक ही उद्देश्य है, इंटरनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देना उसका उद्देश्य है। और दूसरा, क्या भारत परमानेंट मेंबर बनना चाहता है? भारत बार बार कहता है कि दुनिया बदल चुकी है, अब भारत सफेदों का देश नहीं रहा है। वो जो 5 देश एबीसीएफआर आपने समझे, उसमें भारत की जगह भी होनी चाहिए। और भारत भी चाहता है कि वीटो का अधिकार उसको मिले, ताकि वो दुनिया की विश्व व्यवस्था को बनाए रखने में एक तरह की भूमिका निभाए। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की यूएनओ। मिलते हैं कल अगले किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ। आज के लिए नमस्कार।